हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 7 तक ऑलरेडी आपको करवा दिया है। अगर आपने उन चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा या फिर नहीं वीडियो देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर या फिर चैप्टर नंबर हमारा 8 रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। शरीर में गति, यानी कि जो शरीर में गति होती है वो किस प्रकार से होती है मनुष्य में और जंतुओं में। तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से ये पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण करना है या फिर निरीक्षण करना है। जब आप सांस लेते तो क्या क्या उसमें परिवर्तन होता है। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है। तो बिल्कुल होती रहती है। आपने देखा होगा जब आप जो सांस लेने की जो श्वसन प्रक्रिया वो निरंतर चलती रहती है और आपकी जो हार्ट बीट है वो भी चलती रहती है। तो इसी तरह हमारे शरीर में भी अनेक जो परिवर्तन है वो कंटिन्यूसली यानी कि निरंतर चलते रहते हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। कौन सा भाग गति करता है? हमारी जो फिंगर्स होती है, हमारी जो उंगली की मांसपेशियां होती है वो कार्य करती है। जो हाथ के मूवमेंट होते हैं वो कार्य करते हैं। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। कौन सा भाग गति करता है? हमारी जो गर्दन होती है वो मूवमेंट करती है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर भी जाते हैं। इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो बिल्कुल जाते हैं हम लोग। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करें और इसे टेबल 8.1 भरते हुए ये देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से गमन करते हैं, यानी कि चलते हैं या फिर जाते हैं। चलिए टेबल 8.1 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं या कैसे जाते हैं, ये टेबल आपको दे रखी है। इसकी फर्स्ट कॉलम में आपको सारे जंतुओं के नाम दे रखे हैं। सेकंड कॉलम में आपको आंसर करने की जो जंतु गमन करते हैं वो अपनी जो बॉडी के कौन से भाग से, कौन से अंग से गमन करते हैं। और थर्ड कॉलम में आपको भरना है जंतु कैसे गमन करते हैं, पैरों से चलते हैं या फिर अन्य किसी और से चलते हैं। जैसे सबसे पहले बताया गाय। गाय कैसे चलती है? पैरों से चलती है। मनुष्य कैसे गमन करते हैं? पैरों से चलकर जाते हैं। सांप जो होता है वो संपूर्ण शरीर से रेंग कर जाता है। सांप क्या होता है? अपने पूरे शरीर का प्रयोग करके रेंग कर जाता है। पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं तो अपने पंखों का सहारा लेते हैं। कीट या फिर कीड़े क्या होते हैं? कुछ कीड़े अपने पैरों से चलते हैं और कुछ कीड़े अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। मछली कैसे तैरती है? अपने पंख की सहायता से मछली तैरती है। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी विविधता, यानी कि जो अंतर होता है वो क्यों होता है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? पहले भुजों का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भुजो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करती? जी हाँ, जो पौधे होते हैं उनमें भी गति यानी कि मूवमेंट होता रहता है।
जैसे जो तना होता है, तना क्या करता है, तना पत्ती को जल पहुंचाता है और पत्ती क्या करती है, जल का उपयोग अपना भोजन बनाने में करती है। और जो जड़ होती है वो क्या करती है, जो जड़ होती है वो जल और खनिज को ऊपर तक लेके जाती है, और जो मंड होता है पत्ती में वो क्या करती है, वो तने के नीचे के सभी पार्ट तक ले जाती है। तो इस तरह हमारे जो पौधे होते हैं, पौधे भी हमारे गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। चलिए 8.1 को डिस्कस करते हैं, मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? जी बिल्कुल आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? जी हमारा कंधा भी गति करता है। जब हम व्यायाम करते हैं, जब भी हमारे जो शरीर है वो भी मूवमेंट करता रहता है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट। पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकाने का भी प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट भी कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में कैसे असमर्थ होते हैं? हमें कठिनाई होती है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों रहते हैं, इसके बारे में हमें बता रहा है। चलिए पहले हम लोग टेबल 8.1 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे शरीर में गतियाँ किस प्रकार से होती है? कॉलम 1 में आपको जो दिया है शरीर के भाग यानी कि बॉडी के पार्ट आपको दिए हुए, जो हमारी बॉडी होती है वो किस प्रकार से गति करती है या फिर मूवमेंट करती है। इसमें जो गति यानी कि मूवमेंट कैसे कि पूर्णतः घूमता है या फिर अंशतः घूमता है या फिर मुड़ता है, थोड़ा मुड़ता है या थोड़ा घूमता है, या फिर झुकता है या उठता है गति करने में, या गति बिल्कुल नहीं करता। तो इसके बारे में आपको बताना हाँ या नहीं में आंसर। सबसे पहले गर्दन की बात करें तो गर्दन क्या होती है? अंशतः घूमता है और मुड़ता है, यानी कि थोड़ी गति करती है, थोड़ी गति में घूमती भी है और मुड़ती भी है। प्रॉपर हम अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकते। सेकंड पे क्या है? कलाई। कलाई क्या होती है? हम पूरी कलाई को घुमा सकते हैं और कलाई को हम झुका भी सकते हैं और कलाई को हम उठा भी सकते हैं। उंगलियां गति कैसे करती हैं? वो झुकती हैं। घुटने, घुटने क्या करते हैं? घुटने भी हमारे झुकते हैं। एड़ी, एड़ी क्या होती है? थोड़ी सी घूमती है और थोड़ी सी मुड़ती है। पदा उंगली या फिर जो पैरों की उंगली होती है वो क्या होती है? हमारी झुकती है गति करने पर। और पीठ, पीठ जो होती है वो भी हमारी झुकती है। सिर, सिर क्या करता है? सिर हमारा बिल्कुल गति नहीं करता। सिर को क्या हम घुमा सकते हैं? सिर हमारा घूम नहीं सकता। कोहनी, कोहनी कैसे गति करती है? ये थोड़ी झुकती है और थोड़ी उठती है। भुजा, भुजा को हम पूरी तरीके से घुमा सकते हैं और इसे झुका भी सकते हैं और इसे हम उठा भी सकते हैं। चलिए क्रियाकलाप 1 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। ऐसे करना है आपको जैसे इमेज में आपको दिखाया गया है। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। आपको क्या करना है? अपने मित्र को और ये जो पैमाना इसे एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़
अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? जी नहीं संभव होता। देखो, अब हम आते हैं इमेज पे। जैसे ये पैमाने से हमने क्या करा, इसे बांध दिया अपने हाथ को और इसको हाथ के दोनों पार्टों को जोड़ दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम मोड़ सकते हैं। मगर जब हमने पैमाना लगा दिया, ये जुड़ी नहीं है, ये पूरी एक सीध में, तो इसे मोड़ना क्या होता है, हमारे लिए कठिन होता है। लकड़ी के समान हमारा हाथ सीधा रहेगा, क्या हम हाथ को मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। तो संधि क्या काम करती है, हमारे हाथ को मोड़ने का काम करती है। और मगर हम इस दिशा में क्या लकड़ी को मोड़ सकते? हम नहीं मोड़ सकते। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली एवं पदा उंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। क्या ये कठोर संरचनाएं हमारी अस्थियां होती हैं? अस्थियां या फिर हमारी हड्डियां होती है। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां या हड्डियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। यानी कि क्या होता है कि हमारी जो अस्थियां होती है वो भी छोटे छोटे अनेक हिस्सों में बटी होती है, जिसके कारण हम आसानी से शरीर के पार्ट को हिला सकते हैं और मोड़ सकते हैं। और जहाँ पे ये अस्थियां जुड़ी नहीं होती वहाँ पे हमारे लिए झुकाना और हिलाना मुश्किल होता है। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। आइए इनमें से कुछ के बारे में जानें। संधियां क्या काम करती है? बॉडी को हिलाने का काम करती हैं, जिसके द्वारा हमारी जो बॉडी के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट को जोड़ने का काम करती है और जिससे हमारी जो शरीर के जो बॉडी के पार्ट होते हैं उसे मूवमेंट करने में या फिर गति करने में आसानी रहती है। संधि के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंदुकखलिका संधि। क्रियाकलाप 2 को डिस्कस करते हैं। कागज की एक पट्टी को एक बेलन या सिलेंडर के रूप में मोड़िए। क्या करना है आपको? कागज की एक पट्टी लेनी है, इसे बेलन या फिर सिलेंडर की तरह इस तरीके से आपको मोड़ना है, जैसे ये इमेज में दिखाया है। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। क्या करना है? ये आपने ये ली गेंद और इसे क्या करा, आपने कागज के बेलन के अंदर डाला इस तरीके से, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन को गेंद पर चिपका सकते हैं। यानी कि कागज के बेलन को क्या करना, गेंद से चिपका देना है। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? देखिए कागज का जो बेलन होगा ये चिपक गया, तो यहाँ पे मूवमेंट हमारा नहीं होगा। अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी घुइका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभव के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। जैसे ये क्या है, कंदुकखलिका संधि है, ये जो जुड़ा हुआ पार्ट होता हमारा,
और ये हमारी जो जांघ की अस्थि होती है ये होती है, और ये हमारी श्रोणि अस्थि होती है। तो जो कंदुखलिका संधि ये क्या काम करती है, हमारी जो कंधा होता है और हमारा जो हाथ होता है या फिर हमारा जो कूल्हा होता है और हमारी टांग को जोड़ने का काम करती है, जिसके द्वारा मूवमेंट करने में आसानी रहती है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगली संधि कौन सी है, धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को हम क्या कहते हैं, धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपने सिर को आगे पीछे कर सकते हैं और आसानी से दाएं और बाएं घुमाने में भी आसानी रहती है, यानी कि मूवमेंट करने में आसानी रहती है। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। ये गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है या फिर अलग है, जिसमें कंदुखलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ये क्या धुराग्र संधि है, और ये क्या करती है, ये खोपड़ी होती है हमारी जो, और ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके बीच को जोड़ने का काम करती है ताकि मूवमेंट हो सके। हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए। ये दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। चलिए क्रियाकलाप 3 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर को बनाइए जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। क्या करना है आपको, इस तरीके से गत्ते का लेना है, मोटा गत्ता, और इसे बेलनाकार आकृति में इसे बनाना है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि ये आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। ये किस प्रकार गति करता है। ये गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुखलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है या अलग है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोनी में इस प्रकार की गति देखी है। जो कुछ हमने बनाया था वे एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोनी में हिंज यानी कि कब्जा संधि होती है। कोनी में क्या होती है, कोनी में हमारी एक हिंज होता है यानी कि कब्जा संधि होती है, जिससे मूवमेंट करने में आसानी होती है कोनी की, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। जिसका क्या होता है, आगे और पीछे यानी कि एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। देखिए ये क्या होगा हमारा, इसमें ये सिर्फ हमारा आगे और पीछे गति कर पाएगा, यह पूरी तरीके से घूम नहीं पाएगा, सिर्फ आगे और हम पीछे कर सकते हैं, इसे आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अचल संधि हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से क्या होती है, अलग होती है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं, यानी कि इसमें कोई गति नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसे क्या कहते हैं, हम अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तब आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं। ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य अचल संधि क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊपरी जबड़ा एवं जो कपाल के मध्य बीच में हमारी अचल संधि होती है, यहाँ पे हमारी गति नहीं हो सकती। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे, संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान
करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। यानी जब हम एक्सरे करते हैं तो हम उसमें जो इमेज आती है एक्सरे में, तो इस तरीके से इमेज आती है। ये क्या है? ये मानव कंकाल। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति यानी कि जो नुकसान होता है के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता भी चलता है। अपने हाथ के अग्र यानी कि आगे एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक उसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना करें। प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? कि आपकी जो मध्य में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग को स्पर्श करना है यानी कि छूना है और उसका अनुभव करना है। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली या फिर फ्लेक्सिबल है? ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारी जो कलाई होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, वो लचीली होती है और ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती है तो क्या होता है? अगर एक अस्थि होती है तो यहाँ पे जो गति है, यहाँ पे जो मूवमेंट है कलाई की, वो नहीं होती। हाथ की अस्थियाँ ये छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है, अनेक अस्थियों से मिलकर बनी है। हमारे हाथ को मूवमेंट या फिर गति करने में आसानी होती है क्योंकि ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनाए। चलिए क्रियाकलाप 4 को डिस्कस कर लेते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों यानी कि वक्ष की अस्थियां को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई है। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। ये क्या है? हमारा पसली पिंजर है और ये हमारी क्या है? ये हमारी पसलियां हैं। ये कितनी होती है? दोनों तरफ 12 होती है। और हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं यानी कि जो हमारा हार्ट होता है या दिल होता है और हमारे जो फेफड़े होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान होती है पसली पिंजर के द्वारा। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या ये चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड यानी कि क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है हमारी। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। ये क्या है? ये इमेज आपको दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? हम मेरुदंड कहेंगे या रीढ़ की हड्डी। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी हुई है जिसे क्या कहते हैं? हम कशेरुका कहते हैं। इन छोटी छोटी अस्थियों को हम क्या कहते हैं? इसे हम कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड
33 कशेरुकाओं का बना होता है। मेरुदंड कितनी कशेरुकाओं का बना होता है? 33 कशेरुकाओं का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाएंगे कि जो मेरुदंड होता है उसमें कितनी कशेरुका होती है? 33 होती है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है, यानी कि जो हमारा पसली पिंजर होता है वो भी रीढ़ की हड्डियों के द्वारा जुड़ा है, या फिर हम कहेंगे मेरुदंड के द्वारा जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? जी नहीं झुक सकता था। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वे अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? ये हमारी कंधे की अस्थियां होती है। ये संरचना श्रोणि अस्थियां हैं। ये इसे क्या कहते हैं? श्रोणि अस्थियां कहते हैं। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। ये कूले वाला वह हिस्सा है जिसके सारे आप बैठ सकते हैं, यानी कि जिसके सारे आपको बैठने में आसानी होती है। इसे क्या कहते हैं हम? श्रोणि अस्थि कहते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है, यानी कि आपकी जो खोपड़ी होती है ये भी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है। ये हमारी शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे शरीर के क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी अंग होता है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करते हैं। मस्तिष्क को क्या करते हैं? पूरा ढक के, पूरा कवर करके उसको सुरक्षा प्रदान किया जाता है खोपड़ी के द्वारा। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि कंकाल के और भी अन्य पार्ट होते हैं जो हमारी हड्डियों के जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें आसानी से हम क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु ये अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है? ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। ये हमारी कर्णपाली है, इसे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से दबा सकते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं? कान के ऊपरी भाग में ये उपस्थि, ये क्या होती है? ये कठोर होती है, मतलब इसे दबाने पे ये थोड़ा सा कठोर लगेगा हमें। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। मानव कंकाल कैसा बना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनेक अस्थियों से बना होता है, हड्डियों से बना होता है, संधियों से बना होता है और उपास्थियों से बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं? उनमें से बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं और उसे मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे हम क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां क्या होती है? उभर आती है। ये क्या हो रहा? हमारी जो पेशी हो गई, ये कैसी हो गई? उभर गई। ये क्या होता है? जो अस्थियों को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से यानी कि जुड़कर कार्य करती हैं, जिसके कारण ये जो हमारी पेशी होती है ये हमारी उभर जाती है, फूल जाती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए।
पेशियों का क्या होता है? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। यानी कि जब आप चलते हैं, भागते हैं, तो आपके जो पैर होते हैं उसमें भी इसी प्रकार का संकुचन होता है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। ये अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए यानी कि मूवमेंट प्रदान करने के लिए दो पेशियों को जुड़कर कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी स्थिर लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब स्थिर पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपने पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी स्थिर हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वे धक्का नहीं दे सकती। यानी कि पेशी क्या कर सकती है? केवल खींच सकती है, मगर ये धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। यानी कि एक अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को मिलकर कार्य करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुए अथवा घेंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करें। सभी जो जंतु होते हैं उसमें अस्थियां नहीं पाई जाती, कुछ में पाई जाती है अस्थियां और कुछ में नहीं पाई जाती। 8.2 को डिस्कस करते हैं, जंतुओं की चाल। सबसे पहले केंचुओं के बारे में। क्रियाकलाप 5 को डिस्कस करते हैं। बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही, सोक, फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए या फिर अवलोकन कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए या निरीक्षण कीजिए। क्या ये गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं पाई जाती, परंतु इसमें क्या होती है? पेशियां होती है। क्वेश्चन बनेगा केंचुए के शरीर में अस्थियां होती है या फिर नहीं होती? क्या होती है? केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं पाई जाती, इसमें क्या होती है? पेशियां होती है, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्चिमी भाग यानी कि पीछे के भाग को भूमि में जकड़े रखता है तथा अग्र भाग यानी कि जो आगे वाला भाग होता है उसके शरीर का भाग को फैलाता है। इसके बाद वे अग्र भाग यानी कि आगे के भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्चिमी भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात ये शरीर को संकुचित करता है तथा पश्चिमी भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को क्या करता है? प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यानी कि जो केंचुआ होता है वो कैसे चलता है? इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। ये अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सुक यानी कि बाल जैसी आकृति होती है। ये सुक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सुक कैसे होते हैं? पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सुक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। यानी कि जो सुक होते हैं वो केंचुए को मिट्टी में उसकी पकड़ या फिर मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। केंचुआ क्या करता है? मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ यानी कि जो बिना पचे हुआ पदार्थ होता है उसे बाहर निकालता है।
केंचुओं द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। जिससे क्या होता है, पौधे को फायदा होता है। यानी कि केंचुआ क्या करता है, जब केंचुआ रास्ते में जाता है, जो मिट्टी होती है मिट्टी को खाता है, और मिट्टी को खाने के बाद उसके जो शरीर का जो बिना पचा हुआ पदार्थ होता है उसे क्या करता है, वो बाहर निकालता है। और केंचुआ द्वारा ये जो कार्य होता है वो मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है, और इससे बेनिफिट होता है, इससे पौधे को फायदा पहुँचता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, घेंगा। क्रिया क्लास 6 को डिस्कस करते हैं। किसी बगीचे में एक घेंगे का अवलोकन या निरीक्षण कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? क्या देखिए, ये गोल संरचनाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। इसे कवच कहते हैं। और ये घेंगे का बाह्य कंकाल है। ये क्या है, घेंगे का बाह्य कंकाल है। इसे याद रखना, बाह्य कंकाल है। परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता, ये हमारी अस्थियों का नहीं बना होता। जो घेंगे का बाह्य कंकाल है या कवच है, ये अस्थियों का नहीं बना होता। ये कवच एकक होता है और ये घेंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यानी कि ये जो इसका बाह्य कंकाल होता है या कवच होता है, ये घेंगे को चलने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता। ये घेंगे के साथ खींचता जाता है। ये क्या करता है, जब घेंगा चलता है तो ये भी घेंगे के साथ खींचता हुआ चलता है। घेंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण करना है या निरीक्षण करना है। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का प्रेक्षण करना या निरीक्षण करना है आपको। कवच का छेद खुलने पर अपने उससे एक मोटी मंसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। यानी कि क्या होगा, जब कवच का छेद खुलेगा तो ये मोटी मंसल संरचना या फिर जो इसका सिर होता है ये क्या होगा, बाहर आएगा। मोटी संरचना इसके पाद यानी कि पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। यानी कि जो मोटी संरचना होती है ये इसका पैर होता है, और ये क्या होता है, ये दृढ़ पेशियों का बना होता है। ये किसका बना होता है, ये पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट्स को एक और थोड़ा झुकाइए। पाद यानी कि पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घेंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मतलब एक समान होगी। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे तिलचट्टा के बारे में। क्रिया क्लास 7 को डिस्कस करते हैं। कॉकरोच को क्या कहते हैं, तिलचट्टा का प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें क्या होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। याद रखना आप, जो चलने में सहायता करते हैं, जो क्या करते हैं, इनके चलने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यानी कि इसका जो शरीर होता है कैसा होता है, कठोर होता है, और ये बाह्य जो कंकाल द्वारा ढका होता है। ये बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है। यानी कि ये क्या बनता है, अनेक प्रकार की संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है, जिसके कारण इसकी जो मूवमेंट होती है वो आसानी से हो पाती है। वक्ष के 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। यानी कि वक्ष के क्या होते हैं, 2 जोड़े जो पंख होते हैं वो भी जुड़े होते हैं इसमें। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। यानी कि जो आगे के पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, संकरे होते हैं, और जो पिछले के पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, चौड़े टाइप के होते हैं और बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। तिलचट्टे में क्या पाई जाती है, हमारी पेशियाँ पाई जाती हैं। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करते हैं। पैर की जो पेशियाँ होती हैं क्या करती है, चलने में सहायता प्रदान करती हैं। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों की गति देती है। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। क्या देती है, वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को यानी कि उसके पंखों को क्या करती है, गति मूवमेंट प्रदान करती है, ताकि वो उड़ सके या चल सके। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे पक्षी के बारे में। क्रिया क्लास 8 को डिस्कस करते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चीय पाद
यानी कि जो पिछले पैरों की जो अस्थियां होती है वो चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अगर जो पाद होता है यानी कि जो आगे का पैर होता है उनकी अस्थियों को रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। क्या होते हैं? परिवर्तन होकर पक्षी के पंख बनाती है, आगे के जो उनके पैर होते हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। ये क्या करती है? पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता प्रदान करती है। ये पक्षी का कंकाल है हमारा। चलिए अगला अब हम डिस्कस कर लेते हैं मछली के बारे में। मछली क्रियाकलाप 9 को डिस्कस करते हैं। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या ये जल पर आगे की ओर तेजी से जाता है? क्या करना है? इस प्रकार से करना है, नाव से खेलना। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? जी हाँ, चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी होती है? नाव की आकृति कैसी होती है? मछली जैसी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। मछली का जो सिर होता है उसकी पूंछ के मध्य भाग की अपेक्षा कैसा होता है? पतला होता है और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय होती है। शरीर की ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? धारा रेखीय कहते हैं। तो मछली की आकृति कैसी होती है? धारा रेखीय होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दंड पेशियों से ढका रहता है, यानी कि मछली का जो कंकाल होता है वो दंड पेशियों से ढका होता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का जो अग्रभाग यानी कि आगे का जो भाग है एक और मुड़ जाता है, यानी क्या होता है? मुड़ जाता है। ये जो मछली जब तैरती है तो इसके आगे का जो भाग होता है वो मुड़ जाता है और तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाते हैं, यानी कि दूसरी दिशा में चली जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। पूंछ के पंख क्या करते हैं? उसकी सहायता करते हैं। ये क्या है? मछली की गति। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं या फिर सहायता करते हैं। चलिए सांप के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सांप कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या ये सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड यानी कि सांप का जो मेरुदंड होता है वो कैसा होता है? लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्या होती है। शरीर की जो पेशियां होती है कैसे होती है? क्षीण होती है और असंख्या होती है, यानी कि बहुत सारी होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वे दूर ही क्यों ना हो, यानी कि ये क्या करती है? ये एक दूसरे से हमेशा जुड़ी होती हैं। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। क्या करती है? एक दूसरे को जोड़ती है। मेरुदंड क्या करती है? पसलियों और जो त्वचा को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। सांप का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सांप का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। क्या करता है? इसे आगे की ओर धकेलने में सहायता प्रदान करता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। क्या करता है? प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इसका कारण सांप बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता, यानी कि जो सांप होता है वो सीधी रेखा में नहीं चलता। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली एवं भुजों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स किसकी पुस्तक है? वो अरस्तु की है। अरस्तु कहाँ के हैं? ये ग्रीक के दार्शनिक है।
में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप से खुद प्रश्न पूछे कि विभिन्न जंतुओं के शरीर में जो विभिन्न भाग यानी कि अलग भाग क्यों होते हैं। उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन किया। ये विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं। बहुत से जंतु संपाती होते हैं, क्यों। हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है। इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने का प्रयास किया। बिल्कुल क्या था, हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, यानी कि जिस तरह हम आगे की क्लास के बुक को पढ़ते जाएंगे उसी तरीके से हम चीज़ों को समझते जाएंगे। एक बार बॉक्स को हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। बेहतर जीवन के लिए योग। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। ये मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में भी मदद करता है। बिल्कुल करता है ये, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुककर नहीं बैठते। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। किससे बचाती है? ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। ये जोड़ों के दर्द को कम करती है और अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है, यानी कि बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती है, यानी कि शरीर की जो मांसपेशियां कैसी रहती है? एक्टिव रहती है। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है। इसका जो हमारा हार्ट होता है वो भी कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक ट्रेनर या फिर प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। चलिए कुछ अब बुक की समरी को हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से समरी बुक की। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? आंतरिक जो अंग होते हैं उसे सुरक्षा प्रदान करता है। अगले पॉइंट पे क्या? मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। ये उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। अगले पॉइंट पे क्या? पक्षियों की दंड पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं, यानी कि जो पंखों से क्या करते हैं? उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सांप अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करते हुए आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। अगले पॉइंट पर तिलचड्डे। तिलचड्डे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैर एवं 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिलचड्डे को चलने एवं उड़ने में सहायता प्रदान करती है। अगले पॉइंट में क्या? केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधे सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होती है। घेंगा पेशीय पाद पैरों की सहायता से चलता है। चलिए अब एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में इसमें आप जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसे पूरे करने हैं। अस्थियों की संधि शरीर को डैश में सहायता करते हैं। किस में सहायता प्रदान करते हैं? अभी हमने चैप्टर पढ़ा है ना, बताइए। गति या फिर इंग्लिश में कहेंगे मूवमेंट। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का खालिस्तान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंकाल बनाते हैं। कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? हिंज संधि से। अभी हमने पढ़ा था ना, हिंज संधि से। गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। किससे खिंचती हैं? क्या आंसर रहेगा? पेशियों रहेगा इसका।
चलिए अब इसमें ट्रू या फॉल्स के आंसर आपको देना है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है? जी नहीं, सबके अलग अलग होते हैं। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है? जी नहीं, उपास्थि मुलायम होती है। ये क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती? जी गलत का है, उंगलियों की अस्थियों में संधियां होती है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है? जी हाँ, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं। तिलचड्डों में बाह्य कंकाल पाए जाते हैं? जी हाँ, तिलचड्डों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको मैचिंग करना है, इसके अंदर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ऊपरी जबड़ा, बताइए ऊपरी जबड़ा ये क्या है? हमारी एक अचल संधि है। मछली, मछली का क्या रहेगा? मछली के शरीर पे पंख होते हैं और इसका आकार कैसा होता है? मछली के शरीर का आकार धारा रेखीय होता है। पसलियाँ, पसलियाँ क्या करती है? हृदय की सुरक्षा करती है। घेंगा, घेंगा का क्या काम है? बाह्य कंकाल होता है। और अगले में क्या है? तिलचड्डा हवा में उड़ सकता है और बहुत धीमी गति से चलता है। ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। हमने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।